हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th क्लास। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास का फिजिक्स का। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, और इसका कुछ पोर्शन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपने पहले 9th क्लास में कर रखी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में क्यों आता है? काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच होती है फिजिक्स की? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, या मोशन ऑफ द बॉडी, जो मोशन के बारे में बताती है। ठीक है, उसकी काइनेमेटिक्स के फर्स्ट ब्रांच के अंदर आता है हमारा, स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से समझने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, किस चीज को हम मोशन में बोलते हैं और किसी बॉडी को हम बोलते हैं ये बॉडी तो रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन टर्म क्या है? ठीक है, साइंटिफिकली या फिजिक्स की भाषा में रेस्ट और मोशन क्या चीज है? ठीक है, किसी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोलेंगे? कि जब वो अपनी पोजीशन ना बदले, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए। ठीक है, ये पेन यहाँ पड़ा है, 1 घंटे बाद भी मैं देखूंगा ये पेन यहीं पड़ा मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि टाइम चल रहा है, ठीक है, बट इसकी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये मैं इस बॉडी को बोल दूंगा ये बॉडी रेस्ट पे है। और कोई बॉडी मोशन की क्या डेफिनेशन बनती है? जो बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती रहे, वो बॉडी को क्या बोलेंगे हम? वो बॉडी मोशन में है। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करती है? 24 घंटे में अपनी एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगा लेती है, 365 दिन में सन के अराउंड एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या है? मोशन के अंदर है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन दोनों टर्म आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांटिटीज की। ये शायद आपने 9th में ना पढ़ा हो और हो सकता है पढ़ा भी हो। ठीक है, कुछ टीचर करवा देते हैं, कुछ टीचर नहीं करवाते उस टाइम पे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 2 टर्म बनती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, पहले आप ध्यान से समझिएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या टर्म होती है? एक डिजिट। ठीक है, जो बॉडी जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे वो क्वांटिटी क्या होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी थी? जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, वो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं एक आसान सी भाषा में आपको समझाता हूं। मैं आपको कहूं कि तूने 6 किलोमीटर चलना है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप 6 किलोमीटर आपके अगर बाइक यूज कर रहे हो तो आपके बाइक के मीटर की रीडिंग के अंदर 6 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे, तो आपका टास्क पूरा हो जाएगा। चाहे आप एक ही सर्कल में राउंड लगाते रहो। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को टोटल मतलब है सिर्फ 6 किलोमीटर आप चले होने चाहिए, चाहे कैसे भी चलो। चाहे एक ही ग्राउंड पे आप 6 बार, मतलब अगर मान लो 1000 मीटर का एक ग्राउंड है, ठीक है, तो आप उसके 6 चक्कर लगा लो, चाहे, मेरे को कोई मतलब परहेज नहीं है उससे। तो आप 6 किलोमीटर चल के आपका टास्क पूरा हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने 6 किलोमीटर चलना है। ठीक है, बट आपने ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चलना है। मतलब आप डायरेक्शन के ऊपर, आपके ऊपर मैंने कंस्ट्रेंट, आपकी मोशन को मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया कि आपका मोशन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो 6 किलोमीटर क्या आया? 6 किलोमीटर वो भी चला और 6 किलोमीटर आपने भी चलना है, बट आपने ईस्ट डायरेक्शन में चलना है। तो 6 किलोमीटर क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट डायरेक्शन क्या आ गई? ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन अपने पास। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी बोली, तो वो क्वांटिटी क्या बन गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 6 किलोमीटर चलना है, तो वो क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। उसमें मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया। तो डिफरेंस पता लग गया आपको, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? क्या है? डिस्टेंस क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम डिफरेंस भी करेंगे और उसको समझेंगे भी। और पहला ही टॉपिक ये है हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से डिनोट कर देता हूं और डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर देता हूं और डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से डिनोट कर देता हूं। इसके ऊपर मैं एरो का निशान, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो बेटा उसके ऊपर एरो का निशान आता है। एरो के निशान से आप समझ जाओगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा सही है। डिस्टेंस में क्या है, टोटल पाथ अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, टोटल स्ट्रेट लाइन पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ आप लिख लो, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब यही शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम स्ट्रेट लाइन पाथ देखते हैं। जैसे डिफरेंस समझा देता हूं। एक कोई आदमी है, वो ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट से 2 किलोमीटर वो यहां चला बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से 3 किलोमीटर वो सी पॉइंट तक गया। तो टोटल पाथ कवर कितना, और इसके दौरान इसको टाइम कितना लगा, 1 घंटा यहाँ, 1 आवर यहाँ जाने में और 1 आवर बी से सी तक जाने में, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का टोटल पाथ, टोटल पाथ कितना चला, 2 + 3 5, ठीक है 5, और टोटल टाइम कितना लगा 2 आवर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ये डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, नहीं अरे तो टोटल पाथ क्या हो गया, डिस्टेंस क्या अपने पास टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो टोटल पाथ कितना आ गया अपने पास, वो बीच में मैं स्पीड को इंक्लूड कर दिया था, स्पीड वेलोसिटी वाला ले आया था, बट उससे पहले हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास 5 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ए से सी तक किसी बंदे ने जाना है तो जरूरी थोड़ा ना बी से होके सी पे जाए, वो डायरेक्ट ए टू सी जा सकता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर ये देखो, इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। तो इसका ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो गया 4 प्लस में 9 13। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 लगभग किसके बराबर है, होता है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.5 के करीब होता है, ठीक है, अंडर रूट 13। तो देखो टोटल डिस्टेंस 5 था, बट डिस्प्लेसमेंट क्या आई 3.5। और तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, टोटल पाथ कवर करते हैं ए से बी, जो जैसे जैसे वो चला, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन लेते हैं और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। और इसकी डिफरेंस देखो, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट क्योंकि इक्वल कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही हो। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, मतलब या तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। और देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव या 0 नहीं होगा। अगर कोई बॉडी चली है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चली हो, तो कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं आएगा या फिर नेगेटिव में नहीं जाएगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट है
वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो आपको बोला गया है इस डायरेक्शन में चलना है और आप 6 किलोमीटर चले तो सही, मगर 6 किलोमीटर वेस्ट चल गए, 6 किलोमीटर वेस्ट में चले गए, ठीक है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और 0 कब होगी, आपको बोला गया था ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपने क्या किया, ए से बी पे जाके दोबारा ए पे वापस आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आप घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो तो इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस ना नेगेटिव हो सकता है ना 0 हो सकता है। अगर कोई बॉडी चली है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब फाइनल डिफरेंस क्या है इसके बीच में, डिस्टेंस क्या कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखने के लिए डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं।